हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जे एंड के बोर्ड, है ना। क्लास 10th जो है जे एंड के बोर्ड की, उनकी इकोनॉमी का यूनिट नंबर 1 और उसका नाम रहेगा अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकोनॉमी। तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पर उसकी तरफ जाने से पहले एक बारी मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर नया हूं और इस प्लेटफॉर्म पर आने का रीजन मेरा बस यही था कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊं जो किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पा रहे हैं और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो जाकर चीज़ों को समझ पाएं। चाहे वो बच्चे हों जो जा भी रहे हैं और वहां नहीं समझ पा रहे हैं, उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जहां पे वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सके, है ना। तो आई होप कि मैं यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पा रहा हूँ और जैसे रिव्यूज आ रहे हैं मुझे लगता है कि कर भी रहा हूँ। तो बस आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपका यूनिट ये बोलता है कि मेनली जो पैराग्राफ ये जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी किस तरह से काम करती है ना। जो सेक्टर्स हम बात करते हैं, इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते देखते हैं क्या है। आगे जब हम देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि ये हमारे को बता रहा है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये डेफिनेशन देता है इकोनॉमी की और डेफिनेशन इस तरह से है कि द टर्म इकोनॉमी रेफर्स to activities related to the production and distribution of goods and services in a particular geographic region। ये आपकी डेफिनेशन होगी इसकी इकोनॉमी की। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी किसके साथ रिलेट करती है। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि वो सब एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड होते हैं किसी भी गुड एंड सर्विसेज के, ठीक है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में। अब वो जियोग्राफिकल रीजन एक कंट्री भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक यूटी भी हो सकता है और पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है, वो उस जगह पर, उस मतलब जगह पर, उस रीजन में, चाहे आप अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की बात कर रहे हैं तो अब इंडिया में जो भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। तो बेटा अब आपको यहाँ पे मुझे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज तो पता ही होगा। गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है सामान, है ना। सामान, जो भी आप सामान बाजार से खरीदते हो, जो भी सामान बाजार से खरीदते हो जो टेंजिबल हो, जिसको आप टच कर सको, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिफॉर्म, है ना, और या फिर आप समझ लीजिए आपकी बुक्स, आपके बैग, है ना, आपके बैग्स, ये सब चीजें जो हैं टेंजिबल हैं, तो ये किस में आएंगी? सामान में आएंगी। आपके घर का फर्नीचर, आपके घर के बाकी चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें किस में आएंगी? सामान में आएंगी। और सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो सर्विसेज क्या है बेटा? सर्विसेज आप समझ लीजिए सेवाएं, ठीक है। कौन सी सेवाएं? जो सेवाएं इनटेंजिबल है, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप छू नहीं सकते हो, है ना, जो आप टच नहीं कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल आप स्कूल से घर आते हो या घर से स्कूल जाते हो, किससे? कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले से आप क्या करते हो? बात करते हो कि हमारे को स्कूल से बस छोड़ना है और बस से स्कूल से सॉरी घर छोड़ना है और घर से आपको हमारे को स्कूल छोड़ना है या इंस्टीट्यूट छोड़ना है ना। तो वो आप क्या करेगा? बस में उठाएगा या फिर आप वैन में जा रहे हैं या फिर रिक्शा में जा रहे हैं, किसी में भी आपको क्या करेगा? उठाएगा वहां से, घर से, और वहां जाकर स्कूल में छोड़ देगा, है ना। तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन वाला होगा वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है बेटा। और फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं अपने घर में, है ना, घर में कोई प्रोडक्ट लाते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो आप क्या करोगे? कस्टमर केयर को कॉल करोगे, है ना। कस्टमर केयर को कॉल करोगे और उनसे हेल्प मांगोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब वो जो हेल्प कर रही है वो क्या है? बेसिकली वो भी सर्विस है, ठीक है, वो भी सर्विस है, वो आपको सेवाएं दे रहे हैं।
डॉक्टर्स आपको सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या होता है यहाँ पे। अब कह रहे हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, बता दो। जब प्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन समझने की कोशिश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का इकोनॉमी में, क्योंकि आपकी मार्केट जो है ना ओवरऑल इसी के जो इवॉल्व घूमती है ना, इसी के जो अराउंड में सारा ये सिस्टम चलता है। अब कैसे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। जब भी आप किसी सामान को प्रोड्यूस करते हो या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस आप किसी को भी कर सकते हो, गुड को भी कर सकते हो, सर्विस को भी कर सकते हो, है ना। तो आप इनको जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब इसके आगे हम समझेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपकी जो भी ज्योग्राफिकल रीजन है वहां पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है ना, उसको बोलेंगे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि आप वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनको लोगों में कैसे बांटते हैं। अब बांटने का मतलब ये नहीं होगा कि फ्री में बांटते हैं, मतलब कि लोग कैसे ले पा रहे हैं उनको, है ना, कैसे खरीद पा रहे हैं, किस तरह से उन तक पहुंच रही है। तो ये सब इस पे डिपेंड करेगा कि वो जो प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी हो रही है। अब मतलब क्या हुआ सर इस चीज का कि वो प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। समझ लीजिए एक मतलब इमेजिन कर लीजिए कि कोई एक चीज है, कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो जिसकी प्रोडक्शन हो रही है ना, और उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 1 2 3 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं पर डे। ठीक है, पर डे 3 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं उसके, और उसकी डिमांड पर डे जो आ रही है वो आ रही है 50 लोगों की। ठीक है, 50 लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब वो जो आइटम है वो कम बन रही है ना, कम बन रही है तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो अब लोग ज्यादा करें तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए बेटा, इस तरह से काम करता है। और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, ये आइटम्स जो होंगी 50 हो और लोग जो डिमांड करने वाले हो 3 ही हो, तो क्या होगा, इसकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये एक बल्क में बन रही है ना, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं इसको ज्यादा, तो प्राइस इसकी गिर जाएगी। यहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया, तो ये डेफिनेशन हमने देख ली इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे वही आगे इन्होंने बात की है कि 10 वाइल टॉकिंग ऑफ इंडिया, तो जब हम बात करेंगे इंडिया की तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपके प्रोड्यूस होंगी ज्योग्राफिकल रीजन एरिया ऑफ इंडिया, इसको जो होता है इसको इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, और इसको मेजर कैसे किया जाता है बेटा, इसको मेजर करने का एक जो हमारे पास जो मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो अवेलेबल चीज है वो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी। समझ गए मेरी बात, इसको मेजर किया जाता है, किसको, इकोनॉमी को मेजर किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जीडीपी से, जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे आगे हम देखेंगे अब कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेटा ये है, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा एक सेकंड। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये है, द साइंस ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ, इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली में एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी मतलब समझ लीजिए, हाँ, एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है कम रिसोर्सेज से। ठीक है, देखिए स्केर्स रिसोर्सेज है ना, कम रिसोर्सेज से किस तरह से प्रोड्यूस किया जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटा, आपने इसको रट्टा मार लेना है अच्छे से। आगे बात करते हैं, अब ये बोलते हैं कि टाइम जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। हमने रिसोर्सेज पढ़े थे यूनिट फर्स्ट में ज्योग्राफी में, है ना, रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज में जब हमने देखा था तो देखा था कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं रिसोर्सेज हमारे को जो हेल्प करती है हमारी यूटिलिटी में। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, टाइम भी जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे बेटा तो आगे हम देखेंगे कि ये हमारे को बताते हैं सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, एक नजर मार लेते हैं सेक्टर्स की तरफ, हम थोड़ा याद कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। तो क्या होते हैं सेक्टर्स में जब आते हैं हम बात करते हैं, तो 3 तरह के सेक्टर थे हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अब जब प्राइमरी सेक्टर की हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है बेटा जो किस में डील करता है, वो जो डील करता है एक्सट्रैक्शन में।
कल्टीवेशन में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन में, कल्टीवेशन में, किसकी, मतलब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, माइंस हो, माइनिंग होगी, माइनिंग मतलब ये सब चीज़ें, ब्रीडिंग करना प्लांट्स की, एनिमल्स की। यानी कि अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ, जो बेसिक काम कर रहे हो, जो सबसे नीचे वाले काम करते हो ना आप, सबसे नीचे वाले मतलब इन द सेंस जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कर रहे हो आप, ठीक है, एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, ठीक है, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, खेती बाड़ी से क्या है वो, उससे पहले कोई स्टेप होता है, नहीं होता है, वहीं से जो सारी चीजें, सब चीजें स्टार्ट होती हैं। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर खाने पीने के जो प्रोडक्शन की स्टार्ट बात करें, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कर रहे हो वीट की, ठीक है, वीट की आप कल्टीवेशन कर रहे हो। अब गेहूं की जब आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो होगा, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपको गेहूं आपने लगाए है ना, और उसकी कटाई कर ली बाद में, है ना, उसको काट दिया। अब जो काटा हुआ गेहूं है वो आप क्या करोगे, उसको आप लेके जाओगे कहाँ पर, चक्की पर, ठीक है, चक्की पर लेकर गए, चक्की पर ले जाकर आपने क्या किया, उसको पिसवा लिया, ठीक है, चक्की पर आप लेके गए, उसको पिसवा लिया और वो आपको मिल गया आटे के रूप में, फ्लोर के रूप में, है ना, फ्लोर के रूप में मिल गया। अब आपको जब ये फ्लोर के रूप में मिल गया बेटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल क्या था, आपके पास रॉ मटेरियल था वीट, है ना, जो आपने कटाई करके लाया था। तो वीट जब रॉ मटेरियल था वो बेसिकली हो गया प्राइमरी सेक्टर में। यहाँ जहां तक आपने कटाई की ना, जहां तक आपने कटाई थी की, उस लेवल तक बोलते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर है। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस होगा, वो आएगा प्रोसेसिंग होना, प्री प्रोसेसिंग, जो हमने देखा यहाँ पे चक्की पे लेके, चक्की में प्रोसेसिंग हुई है, उससे हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिला। या तो हमारे को फिनिश्ड गुड मिलेगा या सेमी फिनिश्ड गुड मिलेगा, मतलब या तो हमारे को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा या सेमी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। हो सकता है कि इसके आगे भी कोई काम करना पड़े। बस आपने दिमाग में इतना रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में जो होगा वो ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में ये सब चीजें आके बेसिक चीजें, है ना। जैसे आप एग्रीकल्चर करते हो, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास डेयरी है कोई, या फिर आपके पास पोल्ट्री फार्म है, ये सब चीजें जो होती है ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अब बात करते हैं आगे सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर को भी वैसे हमने यहाँ पे देख लिया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है ना, प्रोसेसिंग हो रही है। और क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग करके जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमने देखा रॉ मटेरियल जो था फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ था, है ना। प्रोसेसिंग हुई और रॉ मटेरियल क्या हुआ, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो गया। जो गेहूं था वो आटे में कन्वर्ट हो गया। या फिर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास आप सरसों की खेती की है। अब सरसों की खेती करके सरसों की कटाई तक, है ना, ये सारा प्रोसेस जो होगा ये होगा प्राइमरी सेक्टर में। सरसों की खेती से लेके सरसों की कटाई तक। और अब जब सरसों की बीज को आपने कटाई की, आपने बीज निकाले सरसों के, वहां तक हो गया प्राइमरी सेक्टर में। अब उसको उठा के जब आप किसी मशीन में लेके जाओगे और उसको पिसवा कर उसका तेल निकालोगे ना, तो वो सारा प्रोसेस जो आएगा वो आएगा सेकेंडरी में। ठीक है, आप उसका तेल आपको क्या था, वो फिनिश्ड गुड था, है ना। और बीज क्या थे, वो क्या थे, रॉ मटेरियल। तो ये सारा जो प्रोसेस था, इसको हम जो जहां प्रोसेसिंग हुई और उसका तेल निकला, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बेटा हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो हमने अभी देखा आपको, जैसे हमने बात की थी कि बस वाले दे रहे हैं आपको या फिर कस्टमर केयर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ये किस में हेल्प करता है, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली। जो भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में चीजें हुई हैं, जो भी काम हुए हैं, उनके लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री लगाते हो, और किसके लगाते हो, आप इसी के लगाते हो कि हमने तेल निकालने वाली इंडस्ट्री लगानी है और बड़ी एक्सटेंट पे लगानी है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी लगानी है। तो अब आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको ये चाहिए होगा कि आपको बैंक वालों के पास जाना होगा, पैसा चाहिए, है ना। आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा कि कल को कोई दिक्कत होगी तो हमारे को इंश्योरेंस मिल जाए। आपको वेयर हाउस चाहिए होंगे जहाँ पे अपने सामान को आप क्या कर सको, स्टोर कर सको। तो ये सर्विसेज है, बैंक वाले आपको सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस वाले आपको सर्विस दे रहे हैं ना। ये सब चीजें जो है यहाँ पे सर्विस है। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ J&K के बारे में। जब हम करेंगे इकोनॉमी ऑफ J&K के बारे में बात, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेडिशनली जो है, जो J&K जो यूटी है हमारी, वो उसको हम बोलते हैं
कि ये एक एग्रेरियन जो है यूटी है। एग्रेरियन यूटी मतलब जो यूटी जो एरिया जो मतलब स्टेट की बात कर लो या फिर एग्रेरियन अब यूटी की बात कर लो या एग्रेरियन कंट्री की बात करो, उसका मतलब ये होता है कि वो जो है डिपेंड करती है किस पर, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। ठीक है बेटा, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर। अब आगे बात करते हैं, आगे जब हम बात करेंगे तो बोलता है कि ऑल दीज थ्री सेक्टर्स डिस्क्राइब कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इकोनॉमी ऑफ जे&के। तो अब जम्मू कश्मीर में ये जो तीनों सेक्टर हमने बात की ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैनर में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ना, वेरी सिग्निफिकेंटली जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, जे&के इकोनॉमी में। कैसे करते हैं, अब इनके अलग अलग शेयर हैं, हम देखेंगे कितना कितना शेयर जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी में। शेयर में मतलब कितना कितना हिस्सा है ना, कितने कितने परसेंट जो है इन सबका कंट्रीब्यूशन है। तो जब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की बेटा, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 21% इन जीडीपी ऑफ यूटी, हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी है ना, हमारी जीडीपी में 21% शेयर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है, 22 जो है वो सेकेंडरी का है और 57 जो है टर्शरी का है। तो हमने यहाँ पर देखा कि टर्शरी का तो 57 है सर, आपने कहा था हमारे को कि जम्मू कश्मीर एक एग्रेरियन यूटी है, तो ये कैसे हो सकता है, कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा आ रहा है टर्शरी का, ये क्यों है इसको हम देखेंगे आगे। अभी तक के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो है टर्शरी का, और बट हमारे यहाँ पे यूटी को बोला जाता है एग्रेरियन यूटी। ठीक है बेटा, अब उसके आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि ये आपको बताया है यहाँ पे कि हमारा जीडीपी कितना था, ये बेस ईयर होता है ना, ये जो एक्चुअली में है ये आपके 2 ईयर्स दिए, पहले वाला जो है ये बेस ईयर है, जिसके क्या होता है बेसिकली, इसको बेस मानकर ही हमारी जो है हर ईयर का जो है वो निकाला जाता है कि हमारा जीडीपी कितना निकला है ना, उसकी मतलब इन्फ्लेशन को क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंस आउट करते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि एग्रीकल्चर की बात क्या कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्या है, मेन कंट्रीब्यूटर है। अगर हम मेन पर्टिकुलरली अगर आप बात करोगे प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में मेन कंट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, वो हो रही है एग्रीकल्चर की। और सेकेंडरी सेक्टर में जब आप बात करोगे तो मेन कंट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो सेकेंडरी सेक्टर में मेन कंट्रीब्यूटर है। और थर्ड की जब आप टर्शरी की बात करोगे तो टर्शरी में कौन सा है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑफिसेस हो गए जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपको सेवाएं देते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पानी का डिपार्टमेंट हो गया है ना, जल शक्ति हो गया, या आप बात कर लीजिए कि आपका ये बिजली का डिपार्टमेंट हो गया, या आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये टर्शरी जो सेक्टर है ये हो गया। अब बात करते हैं आगे चल के देखते हैं कि और यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमने देखा था टर्शरी सेक्टर है। तो टर्शरी सेक्टर में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, एवरेज इनकम है ना, एवरेज इनकम जो हमारे यहाँ पे हर इंडिविजुअल की है जम्मू कश्मीर में, हर पर पर्सन की कितनी इनकम होती है एक ईयर में, है ना, कितनी इनकम होती है एक ईयर में। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डिक्लाइन हुई है, कितनी डिक्लाइन हुई है, अप्रोक्सीमेटली 2.66 मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लीजिए अगर कोई इंसान पहले 100 रुपए कमा रहा था, अब वो कमाने लगा है 97 कितना 34%, अगर मेरे मैथ गलत नहीं है यहाँ पे, तो 97.34 सॉरी 34 नहीं 97.34% है ना, 34% के जो अप्रोक्सीमेटली इतना जो है वो अब कमा रहा है। बट वो कैसे, कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन को यहाँ पर भी जो है बैलेंस आउट किया, मतलब कि जो हमने 100 रुपया आज से 10 साल कमा रहे थे, उसके बाद आज तक कुछ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी होगी ना, तो उसको बैलेंस आउट करके ये निकाला है इन्होंने। आपने माइंड में सिर्फ इतना रखना है कि जो हमारी यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे जब हम देखेंगे तो इन्होंने ग्राफ दिया है हमारे को, और ग्राफ से बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे हर हमारे जो सेक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। हम देख पढ़ लेते हैं आगे। तो आगे हमारे को बताता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का वो स्टेबल है ना, स्टेबल है या थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। और कितना कंट्रीब्यूट करता है वो, 20 से 25% दोनों, है ना, दोनों देख लो,
ये भी और ये भी दोनों जो है 20 से 25% के पास अराउंड जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड कह रहा है जो टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो कितना कर रहा है, वो अपवर्ड ट्रेंड है उसका, वो इंक्रीज हो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है 55 to 60% के पास। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे बात आती है, जो आपका क्वेश्चन था, जो यहाँ सवाल था आपका ये वाला कि यहाँ पे एग्रीरियन जो इसको यूटी क्यों बोलते हैं। तो बेटा इसको एग्रीरियन यूटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जो 80% पॉपुलेशन है ना, अप्रोक्सीमेटली 80% हमारी यूटी की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो प्राइमरी सेक्टर पे करती है। मतलब कि वो रूरल एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और गाँव में जब वो रहेंगे तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होंगे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होंगे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे। वो या तो उसमें मतलब अपनी रोजी रोटी कमा रहे होंगे वहां से, मतलब अपने घर का खाना खर्चा जो है उसको बेच के कमा रहे होंगे, या तो अपने घर का खाली अपनी जरूरतें जो है, अपने पर्सनल जो नीड्स हैं वो कर रहे होंगे। हो सकता है वो बेच नहीं पा रहे, उनके पास इतना ही हो कि अपने जो पेट भर पाए, तो वो किससे, वो उस मतलब डिपेंड तो किस पे है, एग्रीकल्चर पे ही होगा ना एक हिसाब से। तो यहाँ पे इसे बता दें, इसलिए इसको बोला जाता है एग्रीरियन यूटी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 80% जो है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या क्या चीजें, एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स होता है ना, मेनली यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज मेनली मतलब मैक्सिमम मतलब आमतौर पर। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें आती है बेटा, इसमें आती है एग्रीकल्चर आती है, हॉर्टिकल्चर आती है, लाइफ स्टॉक आती है, फॉरेस्ट्री आता है, फ्लोरिकल्चर आता है, सेरिकल्चर आता है, फिशरीज आती है, माइनिंग आती है, सब चीजें इसमें आती हैं। तो ये हम चीजों को आगे से देखेंगे, अच्छे चल के आगे चल के मतलब ठीक से देखेंगे ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं है इसके बारे में। पर अभी के लिए आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सब चीजें इसमें आती हैं, किसमें, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो इकोनॉमी हमारी JNK की है, इसमें प्राइमरी सेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है ना, प्राइमरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा देखते हैं। हमने एक चीज तो देख ली कि 80% पॉपुलेशन हमारी जो है इस पर डिपेंड करती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या कैसे इंपॉर्टेंट है, या तो वो क्या कर रही है, या तो वो सेलिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, बेचते हैं, है ना, कमर्शलाइज करते हैं। और खाली एग्रीकल्चर को नहीं, उसके अलाइड प्रोडक्ट्स को भी। अलाइड प्रोडक्ट्स मतलब जो उसके साथ रिलेटेड हो, जो उस पर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल अलाइड प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, अलाइड प्रोडक्ट्स में आएगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर ये हाँ अभी हम देख रहे थे, सॉरी अभी हम देख रहे थे कि अलाइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस पर डिपेंडेंट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस पर, एग्रीकल्चर पर। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ स्टॉक्स रखा हुआ है आपने, है ना, फॉर एग्जांपल आपने पोल्ट्री रखी हुई है, वो पोल्ट्री फार्म रखा हुआ है, मुर्गियां रखी हुई हैं, या आपने भेड़ बकरियां रखी हुई हैं, गाय रखी हुई हैं, तो वो भी डिपेंडेंट किस पर होंगी, वो एग्रीकल्चर पर ही होंगी ना। और उससे आप क्या कर रहे हो, आप बकरियों को या फिर गाय को आप यूज कर रहे हो दूध के लिए, है ना, या बकरियों को, इन सब को आप यूज कर रहे हो मीट के लिए, आप मुर्गी को यूज कर रहे हो अंडों के लिए, उनके मीट के लिए, तो वो डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, एग्रीकल्चर पे। तो ये भी ये अलाइड जो आता है अलाइड प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इनकम जनरेट करते हो अपनी, है ना। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग इस पे क्या करें, या तो इसको बेचते हैं एग्रीकल्चर को या उसके अलाइड प्रोडक्ट्स को और इससे इनकम कमाते हैं, या तो क्या करते हैं वो अपने खाने पीने के लिए, पर्सनल यूज के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की इन्होंने डेफिनेशन दिया है। इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिक प्लांट्स। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन है इसकी, मतलब कि डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स होते हैं आपके, उनकी क्या करना, कल्टीवेशन करना। ठीक है, अब देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। अब आगे जब इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होता है कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सब्सिस्टेंस, जो हमने पहले अभी पढ़ लिया है, एज वेल एज कमर्शियल पर्पस। मतलब कि या तो सब्सिस्टेंस क्या हुआ, या तो आपके अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, है ना, अपने खाने पीने के लिए यूज करते हो, या तो आप करते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी उसको बेचने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, ये देखिए पर्सनल यूज हो गया सब्सिस्टेंस, और अर्निंग मनी कमर्शियल पर्पस हो गया, बिजनेस पर्पस हो गया क्या, कमर्शियल यूज। ठीक है, उससे आगे बात करते हो कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ मेनली होती है। जम्मू कश्मीर में राइस होती है, मेज होती है, पल्सेस होते हैं, वीट होती हैं।
ठीक है बेटा, ये सब मेन क्रॉप्स होते हैं। अब बात करेंगे हम खारिफ एंड राबी क्रॉप्स की। क्या होती हैं खारिफ एंड राबी क्रॉप्स? तो खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं बेटा, पहले हम खारिफ को देखते हैं। खारिफ क्रॉप्स बेसिकली होती है मॉनसूनल क्रॉप्स, जो क्रॉप्स आपकी मॉनसून के सीजन में होती है ना। मॉनसून के सीजन में जो भी आपकी क्रॉप्स होंगी उनको बोलेंगे खारिफ क्रॉप्स। और ये क्रॉप्स जब मॉनसून में हो रही है, हमारे को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि इनको वाटर की जो है काफी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी होती है। ठीक है बेटा, पानी की रिक्वायरमेंट काफी होती है, तभी मॉनसून में हम इनको लगाते हैं। और इनका कौन सा इनका मंथ कौन सा होता है? इनका मंथ होता है मई टू अक्टूबर, यानी कि इनको मई में इनकी जो इनको लगाया जाता है और इनकी कटाई जो होती है वो अक्टूबर के आसपास होती है। ठीक है, अब राबी क्रॉप्स की बात करेंगे। राबी क्रॉप्स कौन सी होती है? ये होती है विंटर क्रॉप्स, सर्दियों में लगाए जाने वाले। मतलब इनको लगाया कब जाता है? नवंबर में, और इनकी कटाई कब होती है? मार्च के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्रॉप्स और होती है जेड बोलते हैं उनको, जेड क्रॉप्स। ठीक है, जेड क्रॉप्स, एक सेकेंड, जेड क्रॉप्स ये कब लगती हैं? ये लगती हैं, ये जो दोनों क्रॉप्स है ना, इनके बीच में एक टाइम पीरियड आता है उसमें। ठीक है, फेब से मार्च जो मई तक के बीच कपास कुछ होता है। तो इसमें कौन से कल्टीवेशन होती है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या मतलब? आपके फ्रूट्स वगैरह है ना, ये सब चीजें लगती हैं इसमें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि ये बताता है फिर राइस के बारे में। राइस के बारे में क्या बताता है हमारे को कि कहता है कि अब हम जब क्रॉप्स के अंदर जा रहे हैं तो हम देखेंगे राइस क्या की इंपॉर्टेंस क्या है और राइस कौन सी क्रॉप है। तो राइस हमारी एक खारिफ क्रॉप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूटी में, है ना। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो एरियाज है, प्लेन एरियाज जो है वहाँ पे लगाया जाता है। कश्मीर एरियाज के जो कुछ एरियाज है वहाँ पे लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है चलो देख लेते हैं। तो हम जब देखेंगे कहाँ कहाँ लगाया जाता है ये, तो हमारे को पता चलेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे भी गलती हुई है। हाँ, यहाँ हम देखेंगे कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो वो हमारे को मिलेगा कि RS पूरा जम्मू में जो है या उस वहाँ पर या उसके साथ के कुछ एरियाज में लगाया जाता है। कौन सा? बासमती राइस। देखो अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस है जम्मू कश्मीर में ना, बासमती। तो अब उसके बाद राइस है, इसका मेनली क्या किया जाता है? इसको एक्सपोर्ट किया जाता है ना। इसकी बाहर फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। ठीक है, ये चीज़ खत्म होगी कि किस चीज़ के लिए फेमस है? ये हमारी फेमस है आपके फ्लेवर के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए, है ना। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में कहाँ होता है? तो कश्मीर में अनंतनाग में मेनली होता है, इसलिए अनंतनाग को क्या बोला जाता है? राइस बॉल ऑफ कश्मीर। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, राइस बॉल ऑफ कश्मीर। ठीक है, किसको? अनंतनाग को। यहाँ पे राइस की कल्टिवेशन होती है। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये यहाँ पर ही कंज्यूम कर लिया जाता है वैली में, ये बाहर जाता ही नहीं है। इसकी कल्टीवेशन इतनी होती है कि वहीं पर जो है रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाती है। और जब हम ये बात करें तो हमारे को लिंक करना चाहिए इसको किससे? जो हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस, है ना। तो ये मतलब यहाँ पर सब्सिस्टेंस है, यहीं कर जरूरत होकर खत्म हो जाती है, ये इसमें ट्रेड नहीं कर पाते हैं। आगे बात करते हैं मेज की। तो मेज भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो भी खरीफ क्रॉप है बेसिकली, है ना। जम्मू कश्मीर में होती है। कहाँ कहाँ होती है? उधमपुर में होती है, डोडा में होती है, राजौरी में होती है, कुपवाड़ा में होती है, अनंतनाग में होती है, इन सब रीजन्स में होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पल्सेस की, दालों की। दालें भी जो है खारिफ सीजन में होती हैं। और कौन कौन सी दालें होती हैं यहाँ पर? मेनली राजमा होती है ना, राजमा बहुत फेमस है, भद्रवाह की राजमा बहुत फेमस है। राजमा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड किडनी बीन्स। मूंग होती है, माश होती है, ये सब दालें यहाँ पर होती हैं। वीट की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं। गेहूं जो है वो मेनली कहाँ पे होता है? जम्मू डिवीजन में होता है ना। इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो जम्मू डिवीजन में होती है, जम्मू डिवीजन में ही होती है। और ये भी एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। किस क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम यहीं पर कंज्यूम कर लेते हैं, सेल्फ कंजम्पशन हो जाती है यहाँ पे। और ये कैश क्रॉप जो है वो नहीं है। कैश क्रॉप क्या होता है बेटा? कैश क्रॉप होता है जो चीज़ आप मार्केट में, जो क्रॉप को आप मार्केट जाके बेच रहे हो ना, जैसे पैसे कमा रहे हो, उसको कहते हैं कैश क्रॉप। तो आप इसको मार्केट जाके नहीं बेच पाते क्योंकि आपकी अपनी ज़रूरतें ही इससे पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं जब ये बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान भी नहीं बेच पा रहा, हो सकता है कोई बेच रहा होगा, बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक लार्जर मास की बात करते हैं ना, ज़्यादातर लोगों की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया यहाँ तक हमारे वीट का, और हमारी क्रॉप्स यहाँ पे खत्म होती है। अब आगे देखते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन क्या बोलता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका बेसिकली क्या होता है कि पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। देखो बेटा, जब हम
47 में 1947 में इंडिपेंडेंट हुए। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड या वेट कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, है ना, जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, तो क्या हुआ, हमारी पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज कर रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। और पॉपुलेशन जब इंक्रीज कर रही थी, हमारा जो एग्रीकल्चर था वो अभी भी उतना ही था प्रोड्यूस कर रहा जितना वो पहले करता था, है ना। एग्रीकल्चर जो मतलब आप समझ लीजिए कम ही हो रहा था, ठीक है। हमारे पास एग्रीकल्चर जो था वो कम हो रहा था और हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। इस वजह से दिक्कत ये होना स्टार्ट होगी कि हमारी अपनी जो ज़रूरतें थी देश की, वो हम अपने देश से प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे। हमारा इतनी कल्टीवेशन ही नहीं हो रही थी कि हमारे यहाँ के लोगों की जो थी भूख खत्म हो सके, है ना। तो हमारे को इस मजबूरी में क्या करना पड़ा था, फॉरेन से, बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करवाना पड़ रहा था। कहाँ से? मेनली यूएस से हम क्या करते थे, इंपोर्ट करवाते थे, है ना, उनका वहां से इंपोर्ट करवाते थे। और अब यूएस क्या कर रहा था, घटिया से घटिया क्वालिटी भी जो हमारे को इंपोर्ट कर देता, मतलब एक्सपोर्ट कर देता था, हमारे को बेच देता था। अब वो जो बेचता था घटिया क्वालिटी, हमारे को पता है घटिया क्वालिटी है, बट फिर भी हमारे को मजबूरी में उसको लेना पड़ रहा था। फिर हमारी सरकार को लगा कि अब हमारे को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, खाने पीने में तो एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका क्या मोटिव था? इसका मोटिव ये था कि हमारे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है, और इसका मोटिव ये था कि इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इसको स्टार्ट कौन सी स्टेट से किया गया? पंजाब से किया गया, बाद में बाकी स्टेट्स में ले आए गए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जादू तो हुआ नहीं था कि अपने आप जो यहाँ पे ये कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो कुछ तो इन्होंने यूज किया होगा। तो इन्होंने यूज किया था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। वो सीड्स, उन बीजों को यूज किया जिनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो हाई थी, ठीक है। उनको यूज करके इन्होंने जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो उन सीड्स से ये हेल्प हुई कि हमारी यहाँ प्रोडक्टिविटी जो थी वो इंक्रीज होगी और हम क्या हो गए, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए ना। और हमारे फूड ग्रेन्स हो गए, हम लोग मतलब अपने लिए खुद वो खाना जो पहले नहीं उगा पा रहे थे अब उगा पाए। और खाली अपने लिए नहीं, अब इतना हो गया कि हमने उन चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया, यानी कि हम तो जो थे वो ज़्यादा जो था मतलब कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करना, हमारा प्रोडक्टिविटी जो हम बोले ओवरऑल वो इंक्रीज हो गई। और हमने क्या किया, उनको पहले जो हम इम्पोर्ट करे थे अब हम क्या बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट की डेफिनेशन जब हम बात करेंगे, फॉरेस्ट क्या होता है? ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इज रेफर टू एज अ फॉरेस्ट, ठीक है। एक बड़ा एरिया जहां पर क्या हो, पेड़ हो, पौधे हो, उसको बोला जाता है फॉरेस्ट, बड़ा एरिया, ठीक है। अब जो हम इसके आगे बात करेंगे तो कहते हैं ये हमारे को प्रोवाइड क्या करता है फॉरेस्ट, ये हमारे को प्रोवाइड करता है टिम्बर। किसके लिए होता है टिम्बर? टिम्बर होता है लकड़ी। आपको किस काम की आती है लकड़ी? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। और किस लिए आती है? फाइबर के लिए, है ना। इन सब चीजों के लिए आपको लकड़ी काम आती है। अब इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है हमारा फॉरेस्ट, कौन से एरिया में कितना फॉरेस्ट है। तो जम्मू में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास जम्मू में कितना एरिया फॉरेस्ट का, वो है 12,066 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना एरिया हमारा जम्मू में है। कश्मीर में कितना है? 8,128 स्क्वायर किलोमीटर। लद्दाख में 36 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है बेटा। इतना फॉरेस्ट एरिया हमारे यहाँ पर है। अब देखेंगे हम काइंड ऑफ फॉरेस्ट, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं यहाँ पर। जब आप जम्मू में बात करोगे, जम्मू की बात करोगे, तो जम्मू डिवीजन में बेसिकली दो टाइप के फॉरेस्ट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक तो वो फॉरेस्ट हैं जो लो एरियाज में हैं, जो प्लेन एरियाज के पास है ना, उन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? उन फॉरेस्ट को बेटा बोला जाता है सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और यहाँ पे कौन कौन से टाइप के जो पेड़ होते हैं? खेर होता है, टाली होता है, कोको होता है, जिसको हम सिल्क टीवी बोलते हैं। तो इस टाइप के जो है यहाँ पर पेड़ मिलते हैं, ठीक है। और जब हम बात करोगे अपर एरिया जम्मू कश्मीर के, है ना, अपर एरिया जम्मू कश्मीर की जब हम बात करोगे तो वहाँ पर कौन कौन से एरियाज आते हैं? वहाँ पर आते हैं जी कठुआ के कुछ एरियाज। कठुआ में कौन से एरिया? लाइक मनी, ठीक है। और कहाँ से आते हैं? और आते हैं उधमपुर आता है, और रियासी आता है, रजौरी आता है, पुंछ आता है, और चिनाब वाली आता है। चिनाब वाली कौन सा हो गया? किश्तवाड़ हो गया, भद्रवा हो गया। ये वाली जो एरियाज होते हैं इनको बोलते हैं चिनाब वाली, किश्तवाड़ वाले टाइप के ना। तो यहाँ पर कौन से होते हैं आपके फॉरेस्ट? इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बेटा हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट।
और कॉमन ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे कॉमन ट्रीज होते हैं देवदार के, चीड़ के, इस टाइप के पेड़ जो होते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कश्मीर में। कश्मीर में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, तो कश्मीर में आपको बेटा मिलेंगे हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। और पेड़ कौन कौन से मिलेंगे, पेड़ आपको मिलेंगे या तो देवदार के मिलेंगे, या तो पाइन मिलेंगे, या बूडल मिलेंगे, मैपल, मतलब इस टाइप के जो आपने एग्जांपल लिख देनी है। आपको क्वेश्चन आ गया कि कौन से टाइप के फॉरेस्ट है, तो आपने ये एग्जांपल वहां पे डाल देनी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी ठंडे एरिया है ना, जो भी ठंडे एरिया है जहाँ पे सर्दी होती है, वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो टेम्परेट तो होते ही होते हैं, उससे पहले कोई कुछ भी हो टेम्परेट होते ही होते हैं। जैसे हमने कश्मीर में देखा, जैसे हमने जम्मू के पहाड़ी एरियाज में देखा, जो जो ठंडे एरिया थे वहां देखा, वहां पे कौन से थे, वहां हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट थे ना, और कश्मीर में कौन से थे, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो थे टेम्परेट ही दोनों। टेम्परेट कहाँ होंगे, ठंड वाले एरिया में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं लद्दाख। लद्दाख के फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट इन कोल्ड एरिड जोन, फॉरेस्ट इन कोल्ड एरिड जोन, ये फॉरेस्ट ये लद्दाख के। अब आगे बात करते हैं इससे क्या होता है, इसकी इंडस्ट्रीज की बात करें, मतलब जो हम फॉरेस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट है इंडस्ट्री, वो क्या क्या काम कर रही है यहाँ पे, जॉइनरी एंड प्लाई बेस्ड बिजनेस, इसमें ये काम कर रही है। कैसे कैसे जॉइनरी क्या होती है, जॉइनरी वो चीज होती है जो आपके लकड़ी के दो पीसेस को ना आपस में ज्वाइन करने में मदद करती है ना, ज्वाइन करने में मदद करती है, वो होती है जॉइनरी। तो और उसके साथ क्या है, प्लाईवुड। मतलब आपको मेन बस इतना याद रखना है, आपके प्लाईवुड तो समझते हो ना, प्लाई क्या होती है, तो प्लाई होगी और उसके साथ जॉइनरी होगी। ये मेन जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, और उसमें क्या है, प्लाई से हम क्या क्या काम करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे आता है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, देखो फार्मास्यूटिकल में क्या है, ये तो आपको पता होगा, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के साथ रिलेटेड है। तो हमारे को बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, है ना, अपने जंगलों में, जो हम लेते हैं, जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज ये होगी। फिर एक ये भी खत्म हो गया। फिर आगे विलोस क्या होते हैं बेटा, ये हमारे पास लकड़ी है जिससे हम क्या करते हैं, बैट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कश्मीर में आपने सुना होगा, है ना, कश्मीर में आपने सुना होगा बैट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बैट आपको कोई जाता है वहां से बोलता है हमारे लिए बैट ले आना, तो अब कश्मीर में ये होता है। और मेन एरिया कौन सा फेमस है इसके लिए, वो है संगम एरिया। संगम एरिया, ठीक है, संगम एरिया इसके लिए फेमस है। अगर आपको बोलेंगे कहाँ पर, संगम एरिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे करते हैं रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। रेयरिंग लाइफ स्टॉक, यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, बर्ड्स को आप क्या करते हो, पालते हो, है ना। आपकी भेड़ होगी, बकरियां होगी, गाय होगी, भैंस होगी, मुर्गियां होगी, चकोरे होगी, मतलब ये सब चीजों को आप क्या करते हो, पालते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो अब ये काम ज्यादा करता कौन है ना, ये काम ज्यादा कौन करता है, तो ये हमारे को पता ही है कि हम देखते हैं कि नोमैडिक गुजर्स जो होते हैं वो इस काम में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बकरवाल्स जो होते हैं वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, किसमें, लाइफ स्टॉक रेयरिंग में। उसके बाद आगे चलते हैं कि ये किस तरह से जो कंट्रीब्यूट करता है, लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट कैसे करता है हमारी इकोनॉमी में, जम्मू कश्मीर में। तो लोग इससे कैसे हेल्प लेते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, आपने देखा होगा ना, दूध वगैरह बेचते हैं। दूध वगैरह बेच के क्या होगा, वो मतलब वो पैसे कमाते हैं। डेयरीज वगैरह हैं लोगों की अपनी। तो मतलब यहाँ पे हमने देखा है कि डेयरी रिलेटेड जो काफी बिजनेस जो जम्मू कश्मीर में फ्लोरिश कर रहा है, मेनली कश्मीर में ना। कश्मीर में कुछ अलग से ब्रांड्स बन गए हुए, कौन कौन से ब्रांड्स उन्होंने बताया, जैसे खाइबर है, स्नो कैप है, जमजम है, इस टाइप के जो ब्रांड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेनली कहाँ पर है, कश्मीर में भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो डेयरी सेक्टर काफी ज्यादा फ्लोरिश कर रहा है। आगे बात करते हैं, अगला क्या है हमारे पास, वूल। हमारे को लाइफ स्टॉक से और क्या मिलता है, वूल मिलता है। वूल की जब हम बात करेंगे तो जो यहाँ इन्होंने लिखा है अस्टवाइल स्टेट। अस्टवाइल स्टेट मतलब ये होता है बेटा, जो पहले हमारी स्टेट थी, अब तो यूटी है ना, अब यूटी है, पहले स्टेट थी, इसलिए इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि इन्होंने बोला है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वूल इज प्रोड्यूस्ड इन अवर अस्टवाइल स्टेट। ठीक है, जैसे कि कौन सी, पश्मीना वूल, बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस माना जाता है इनको। तो इससे ही हमारे क्या बनते हैं, शॉल्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो वूल भी हो गया। अब देखते हैं और क्या, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर बेटा बेसिकली ये होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर इन्होंने बोला horticulture refers to that branch of agriculture that deals with the art, science, technology and business of growing fruit। ठीक है, of fruit, यानी कि
आप जब फ्रूट्स को उगा रहे हो, फ्रूट्स की कल्टीवेशन कर रहे हो, फ्रूट्स का में आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसका बिजनेस नहीं, वो कल्टीवेशन, मतलब बिजनेस करके, सॉरी, कल्टीवेशन करके बिजनेस करे वो एक अलग बात है, पर खाली दुकान खोल दी फ्रूट्स की वो नहीं। आप कल्टीवेशन करिए, उसको क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, में यानी कि फ्रूट्स की कल्टीवेशन करना, फ्रूट्स की खेती बाड़ी करना। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। अब मोस्ट फेमस कौन से फ्रूट्स हैं हमारे यहाँ, एप्पल है, पियर है, एप्रिकॉट है, ये सब जो काफी फेमस यहाँ पे फ्रूट्स हैं हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल काफी है फ्रूट्स का ना, जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल काफी है फ्रूट्स का। इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप की स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, ताकि वो प्रमोट कर सके हॉर्टिकल्चर को अमंग जो है यंगस्टर। ठीक है, जो हमारी यूथ है उनके बीच में जो है इसको प्रमोट कर सके। ठीक है, उनको मतलब टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, अलग अलग नॉलेज देते हैं, एजुकेशन देते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हॉर्टिकल्चर की जो हमने बात की, थोड़ा सा वो डीप जाते हैं, इसकी इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, जब इंडस्ट्री की बात करेंगे बेटा, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ बोला जाता है कि हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द यूटी ऑफ JNK। तो काफी ज्यादा इसकी प्रेजेंस है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के, लोग काफी इस बिजनेस पे इन्वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कहा जाता है यहाँ पे फ्रूट जो मतलब जिनकी पैदावार होती है उनकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स हमारे को मिलते हैं, लाइक जैम्स मिलती हैं, लाइक जूसेस मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर तो था, प्राइमरी सेक्टर मतलब हम कल्टीवेशन तो कर रहे थे फ्रूट्स की, अब उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर भी है यहाँ पे प्रेजेंट करता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करके उनकी जैम्स बना रहे हैं उनसे, और उनसे जूसेस बना रहे हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर भी काम कर रहा है। रिलेट करो चीजों को ना, आपको जो आपने पहले पढ़ा था उससे रिलेट करो। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि एप्पल जो यहाँ पर होता है वो काफी जो है नेशनली फेमस है ना, मतलब पूरे इंडिया में काफी फेमस है, प्रसिद्ध है हमारा एप्पल जो है, जम्मू कश्मीर का माना जाता है। अब इसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक कॉर्पोरेशन बनाई है, जिसका नाम इन्होंने रखा है HPMC, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चरिंग, और सॉरी, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि बूस्ट देना है ना, बढ़ाना किसको, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को। ठीक है, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है कि आपने क्या करना है, हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को और बढ़ाना है। ठीक है, आगे इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, जैसे इन्होंने देखा हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे GDP में, कुछ 7 से 8% करता है। तो ये सब चीजों को आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है इसकी कि ग्रोइंग एंड रेजिंग ऑफ सीड्स या फ्लावर्स इज रेफर टू एज फ्लोरिकल्चर। आप जब फूलों का कल्टीवेशन करते हो, आप जब फूलों की जो है एग्रीकल्चर करते हो, खेती बाड़ी करते हो, उसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारा जो सबसे ज्यादा बूस्ट मिला था इसको, वो कब मिला था, जब हमने टूलिप कश्मीर में स्टार्ट किए थे। टूलिप्स को लगाना ना, टूलिप्स को लगाना जब हमने स्टार्ट किया था, तब उसके बाद मिला था। टूलिप गार्डन आप जानते हो, कश्मीर में सुना होगा आपने, बहुत फेमस है ना। तो जब टूलिप गार्डन का वहाँ पे आगाज हुआ, जब स्टार्ट किया, जब उसको शुरुआत की गई, तब हमारे यहाँ पे जो ये सेक्टर था फ्लोरिकल्चर का, इसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला था। और हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, ये काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा अमाउंट जनरेट करता है। कहाँ से, टिकट्स बेच के, टूलिप गार्डन की एंट्री की टिकट्स होती है ना, उसको बेच के काफी ज्यादा पैसा जो है जनरेट करता है। और इसका इन्होंने रेफरेंस एक दिया, इन्होंने कहा कि 2011-12 में जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो किया था ऑलमोस्ट 1350 लाख के रुपीस के अराउंड। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे आता है सेरीकल्चर जी। सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर की डेफिनेशन में देख लेते हैं। सेरीकल्चर इज द सेक्टर दैट डील्स विद रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। तो अब सिल्क वॉर्म के साथ या सिल्क प्रोडक्ट्स के साथ जो भी आप उसका बिजनेस करते हो, या सॉरी, जो भी आप उसकी रेयरिंग करते हो ना, उसका रेयरिंग करते हो किसके, सिल्क वॉर्म के, उसको पालते हो, उससे क्या करते हो, सिल्क निकालते हो, उस बिजनेस को बोला जाता है, या फिर उस सेक्टर को बोला जाता है क्या, सेरीकल्चर। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि
जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स, जैसे हमने पहले ये देखा था, ये भी स्कीम्स निकालते हैं सो डैट इस सेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट मिले, अपलिफ्ट, जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा, वो इसमें आए और उसके लिए जॉब्स जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। और इसमें इसकी भी जो कहते हैं कि डिपार्टमेंट हैज़ बीन एबल टू जनरेट एन इनकम ऑफ, कितने इन्होंने इनकम जनरेट की थी, इन्होंने भी रेफरेंस दिया है, इन्होंने बताया कि 2226 लाख रुपीस जो है इन द ईयर ऑफ 2013 एंड 14 में इन्होंने जनरेट किया था, ठीक है बेटा। अब आगे ये काफ़ी प्रोग्राम्स लाते हैं जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं फार्मर्स की, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनको काबिल बनाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि कैसे आपको करना है, उनको एजुकेशन देते हैं कि कैसे करना है ना, ट्रेनिंग देते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद फिशरीज की में आते हैं। फिशरीज की जब हम बात करते हैं तो फिशरीज में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब आप फिश की फार्मिंग करते हो, है ना, या एक्वाकल्चर करते हो, ठीक है, फिश की फार्मिंग करना, एक्वाकल्चर करना, उसको बोलते हैं फिशरीज। अब जम्मू कश्मीर में एक बहुत फेमस फिश है जिसको बोलते हैं ट्रॉट फिश, है ना, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। तो अब इसमें जो है गवर्नमेंट काफ़ी जो है ये स्कीम्स ला रही है कि लोग जो है ट्रॉट फिश के बिजनेस में जो काफ़ी क्या करें, आगे आए। और जब हम देखते हैं आगे चल के तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ फिशरी डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि इनका कुछ 42 ट्रॉट फिश की रेयरिंग का सेंटर्स है ऑल ओवर जे एंड के, ठीक है, सो डैट जो है इसका बिजनेस और बूस्ट हो सके लोगों, क्योंकि इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा तो लोगों को मिल भी सके। और कहाँ कहाँ पे मेन फेमस इनके जो है सेंटर्स हैं, ये है कोकरनाग में और लारीवल में, ठीक है बेटा, कश्मीर में। और मिनरल्स की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में मिनरल्स कितने कितने इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेटा बेसिकली इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, ये सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए होता है ना, सीमेंट बनाने के लिए होता है। सीमेंट में 75% प्रोपोर्शन होता है वो लाइमस्टोन का होता है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बताया कहाँ कहाँ पे होता है लाइमस्टोन का, मिलता है हमारे को पांठा चौक में मिलता है, अवंतीपुरा में मिलता है, इस सब जगह पे, जेवान में मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमारे को। सिलिका की बात करते हैं, सिलिका भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए ही। अगेन उसका 75% था, इसका 20% कंट्रीब्यूशन रहता है, उसका मतलब उसकी प्रोपोर्शन रहता है सीमेंट पे। ये हमारे को अनंतनाग में मिलता है, डोडा में मिलता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। जिप्सम की बात करते हैं, ये सिलिका और आपका लाइमस्टोन के बाद ये तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, 5% इसका प्रोपोर्शन रहता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, बारामूला में मिलता है, सर मिलता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और रामबन के एरियाज में कहीं पे मिलता है, ठीक है बेटा। अब आती है कोल की बारी। कोल कैसे इंपॉर्टेंट, मिनरल्स कैसे है और कहाँ पे मिलता है। कोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फ्यूल का काम करता है, मिलता है हमारे को कालाकोट एरिया में मिलता है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है बेटा। आगे सफायर मिलता है, सफायर एक स्टोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन होता है। ये कहाँ मिलता है, ये पार्डर एरिया में मिलता है, किश्तवाड़ में, ठीक है बेटा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ बहुत अच्छी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है। कैसे कि ये स्टार्ट कब हुआ था, इन्होंने पहले यहाँ बताया 1885 में स्टार्ट हुआ था, इसकी जो माइनिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी। उसके बाद ये ज्वेलरी पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है ये, ठीक है। क्यों फेमस है, अपने कलर के लिए, पिकॉक ब्लू कलर के लिए, पिकॉक ब्लू कलर के लिए बहुत फेमस है। और ये जो कलर है ये माना जाता है, जो बाकी कुछ स्टोन्स होते हैं ना, जैसे बर्मी स्टोन जो है ये सफायर का, वो अपने कलर शाम के टाइम पे लूज कर देते हैं, बट ये कलर अपना मेंटेन करके रखता है। वेलवेटी कलर जो है, वेलवेटी इफेक्ट जो है ये मेंटेन करके रखता है और बहुत मैजिकल लगता है ये ना। और इसके साथ कुछ कहते हैं मैजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। लोग इसको क्यों पहनते हैं, पंडित वगैरह बोलते हैं इसको पहनने के लिए ताकि आपके कुछ ग्रह जो है वो शांत हो जाए ना, तो मैजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये भी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जब बात करते हैं तो अब कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से हमारी गवर्नमेंट को, हमारी यूटी को फायदा कैसे हो रहा है। तो वो इस तरह से हो रहा है कि आप समझ लीजिए, अब गवर्नमेंट खुद जो है वो माइनिंग में नहीं जाती है ना इतने ज़्यादा, बहुत रेयरली कोई गवर्नमेंट जाएगी, वो मतलब अपनी कोई कॉरपोरेशन को भेजेगी। मैक्सिमम क्या होता है, वो किसी प्राइवेट जो बॉडी होती है, प्राइवेट जो एक ग्रुप होता है, उसको क्या करते हैं, उसको लीज पर दे देते हैं जगह, है ना। अब वो जो प्राइवेट जो ग्रुप होगा वो जब जाएगा वो क्या करेगा, लीज पर लेगा, वो पैसे देगा कुछ, है ना, लीज पर लेगा, तो वो क्या करेगा, कुछ रेट देगा उसका, कुछ प्राइस देगा उसका, किसका, उसको लीज पर लेने का। तो एक तो वहां से गवर्नमेंट को जो है इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। प्लस अब जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो भी होंगे, जो वो वहां पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो अब उनको लोग भी चाहिए काम करने के लिए। तो अब वो लोग बाहर से तो लाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। तो एक तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जब वो लीज के पैसे दे रहे हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है बेटा। हमने देख लिया यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चल के जब हम देखेंगे तो अब
यहाँ पे हमारी बात स्टार्ट होती है सेकेंडरी सेक्टर की, है ना। अब बात यहाँ पे किसकी स्टार्ट होती है, सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर कैसे हमारे कंट्रीब्यूट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। तो हम इसको जो है बेटा, इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेकेंडरी सेक्टर को। आज हम रखेंगे प्राइमरी सेक्टर तक, सो डैट आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लो। अब सेकेंडरी सेक्टर को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपने करियर में शाइन करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। The secondary sector is that sector which deals with the processing of raw materials acquired from primary sector into processed और semi processed goods। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकेंडरी सेक्टर किस पे कैसे काम करता है, ये उन चीज़ों पे काम करेगा जो हमारे को वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होंगे जो हमारे को प्राइमरी सेक्टर से मिले ना। प्राइमरी सेक्टर से मिलने हमारे को क्या मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से हमारे को नेचुरल प्रोडक्ट्स से मिलते हैं ना। जैसे अगर आप डेयरी की बात कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर में आप वीट की कल्टीवेशन की बात कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, वीट मिलेगा, है ना। वीट क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। आप कॉटन की बात करते हो, कॉटन इंडस्ट्री की, तो आपको जब इसकी कल्टीवेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स ही जो है वो मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर से। तो अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा कि आपके जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो भी आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, उनकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग होगी, और जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा ना प्राइमरी ये आपको, तो उनकी प्रोसेसिंग होकर आपको क्या होगा, एक प्रोसेस्ड जो है या फिर सेमी प्रोसेस्ड गुड्स मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपको कॉटन की बात कर लो, अब कॉटन की कल्टीवेशन कर रहे हो कॉटन की। अब आपको कॉटन मिला, अब कॉटन को क्या करोगे आप, आगे इंडस्ट्री में भेजोगे, यॉन्स में भेजोगे, मतलब कैसे भी करके इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग से आपको क्या मिलेंगे, क्लॉथ्स मिलेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कॉटन की ऊपर प्रोसेसिंग हुई इंडस्ट्रीज में जाके, और वहाँ से आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कि क्लॉथ है। और एग्जांपल के तौर पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स की, ना, सरसों की, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स की कर रहे हो, मस्टर्ड सीड्स की कर रहे हो अगर आप, तो आप क्या करोगे, इसकी जब कटाई करोगे, कटाई करके जो उसके आपको सीड्स मिलेंगे वो आप क्या करोगे, इंडस्ट्री में भेजोगे ना। इंडस्ट्री में भेजोगे, इंडस्ट्री में क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको पीसा जाएगा, उससे पीस कर तेल निकाला जाएगा, ऑयल निकाला जाएगा, और जो ऑयल निकलेगा वो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड या फाइनल प्रोडक्ट, कुछ भी आप बोल लो। और यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या था, मस्टर्ड के सीड्स थे, है ना, मस्टर्ड के सीड्स थे, और आपको फाइनल गुड क्या मिला, ऑयल मिला। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हुई ओवरऑल। ठीक है, जहाँ पर आपके जो रॉ मटेरियल था उसको कन्वर्ट करके क्या बनाया गया, फाइनल गुड बनाया गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोलता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर की देखी, अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर की क्या है। तो जब इसकी बात करते हैं, ये बोलता है द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जो हमने अभी बात करी, क्या क्या करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स में। This conversion of raw material into finished good is an industry which absorb very large number of population for employment and earning livelihood। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सेक्टर है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम जब होता है तो इनको लेबर चाहिए होगी, इनको लेबर चाहिए होगी, और लेबर जब चाहिए होगी इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इससे क्या होगा, जो लोगों को नौकरी लगेगी, जिनकी जॉब्स लगेगी, उनके घर की जो है लाइवलीहुड वो होगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किस में हेल्प कर रहा है, ये खाली इस चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा है कि प्रोसेसिंग करके रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जो है जनरेट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट करता है। अब बाकी बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये आपको माइंड में रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रही है, मेन चीज़ है, एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एक कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड, वही जो चीज़ बार बार हमने देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स होता है। फॉर एग्जांपल दिए इन्होंने, इफ़ अ वुड इज़ टेकन, अब इसको इतना लंबा क्या पढ़ूँ, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई लकड़ी का पीस लाते हो, टिम्बर, जंगल जाते हो, जंगल से आप लकड़ी लाते हो, लकड़ी को फिर क्या करोगे आप, एक फैक्ट्री में भेजोगे जहाँ पर फर्नीचर वगैरह बनता है, वहाँ पर वो जाके किस पे कन्वर्ट होगी, टेबल में कन्वर्ट होगी, चेयर्स में कन्वर्ट होगी, है ना। फिर उसके बाद उस पर हैंडीक्राफ्ट अगर करवाना है, कुछ डिज़ाइन बनाने है, वो कराओगे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अब जो ये हमारे को चेयर्स मिली हैं और टेबल्स मिले हैं वुड से, ये है फिनिश्ड गुड में, ठीक है। उन्होंने फिर यहाँ पे कारपेट्स का कुछ एग्जांपल दिए कि कारपेट्स का भी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है, इस पे कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें जो रॉ मटेरियल मिलेगा उससे होगा। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ये बताया है कि कारपेट को जो वीवर्स थे ना, यहाँ पे जो कारीगर थे, इनको कश्मीर में पहली बार लाने वाला कौन था, वो था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। इसने क्या किया था, कारपेट वीवर्स जो थे पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से क्या किया, उठा के लाए थे कश्मीर में, सो डैट यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेन किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगी आपको बात। आगे चलते हैं अभी, और ये काफ़ी बड़ा जो एक इंडस्ट्री है यहाँ कश्मीर में कारपेट वीविंग की, आपको पता होना चाहिए यहाँ के कारपेट्स काफ़ी फेमस होते हैं। फिर आगे बात करते हैं शॉल्स की, ठीक है बेटा, इसको हटा दूँ मैं एक बारी। शॉल्स की जब हम बात करेंगे तो कहता है कि शॉल इज़ स्पेशल क्लॉथ। तो पहले आपको इसको ये देखना पड़ेगा कि शॉल होता क्या है। इट इज़ अ स्पेशल क्लॉथ यूज टू कवर द बॉडी, ठीक है, बॉडी को कवर करने के लिए, एंड टू ऐड टू ओवरऑल एलिगेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब और अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी लुक्स जो बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए शॉल का यूज़ किया जाता है। अब कहता है कश्मीरी शॉल जो होते हैं ना, वो तीन टाइप के फैब्रिक से बनते हैं। कौन कौन से फैब्रिक्स हैं, एक है शाहतूस, दूसरा है पश्मीना और तीसरा है रफल। अब शाहतूस जो है ना, वो कंसीडर किया जाता है कॉस्टलीस्ट, बहुत महंगा होता है ना, बहुत सबसे ज़्यादा कॉस्टली इसी को माना जाता है। इससे शॉल्स बनते हैं, जितने भी शॉल्स बनाए जाते हैं इसमें जो शाहतूस के शॉल होते हैं सबसे महंगे माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इट इज़ सेड दैट इंटायर शॉल कैन बी पास थ्रू अ रिंग, एक रिंग से जो है इतना, मतलब इसको स्मूथ माना जाता है कि एक रिंग को अगर आप रखोगे और रिंग के बीच में से पूरे शॉल को आप निकाल सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंग शॉल बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको रिंग शॉल बोला जाता है, किसको, शाहतूस शॉल्स को। अच्छा, शाहतूश फैब्रिक कम्स फ्रॉम अ रेयर तिब्बतन एंटेलोप लिविंग इन द हाइट्स ऑफ 14,000 फीट, मतलब ये कहाँ से मिलता है, शाहतूश की जो हमारे को फैब्रिक मिलता है कहाँ से मिलता है, ये मिलता है, एक हमारी बकरी होती है या फिर एक हिरन होता है, आप बोल रहे हो, जो तिब्बत के पहाड़ियों पे हमारे को मिलता है ना, और इसका नाम क्या है, तिब्बतन एंटेलोप, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखते हैं पश्मीना। पश्मीने की जब हम बात करेंगे, पश्मीना इज़ वेरी फाइन टाइप ऑफ कश्मीरी वूल, तो ये भी एक वूल होती है, पश्मीना एक्चुअली ऊन होती है, कश्मीरी ऊन होती है। द टेक्सटाइल मेड फ्रॉम इट वर फर्स्ट वूवन इन कश्मीर, तो पहली बार ये कश्मीर में इसको भुना गया था, है ना। द नेम कम फ्रॉम पर्शियन पश्मीना मीनिंग मेड फ्रॉम वूल एंड लिटरली ट्रांसलेट्स टू सॉफ्ट गोल्ड इन कश्मीर। तो ये नाम जो आया है ना, इसका नाम जो पश्मीना आया, ये एक्चुअली पर्शियन एक पश्मीना था, उससे आया गया है, और इसको कश्मीर में क्या बोला जाता है, सॉफ्ट गोल्ड बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब राफेल की बात करते हैं, तो ये जो है इट इज़ क्या है, इट्स अ स्पून आउट ऑफ मेरिनो वूल टॉप्स एंड इज़ अ पॉपुलर टाइप ऑफ शॉल, ये भी बहुत पॉपुलर शॉल है, और ये कहाँ से मिलता है, मेरिनो वूल से मिलता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वुड कार्विंग की। जब हम वुड कार्विंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है कि वुड कार्विंग रेफर टू दी क्रिएटिंग डिज़ाइंस ऑन वुड। क्या होता है वुड कार्विंग, मतलब आपने देखा होगा ना कि जो कारीगर होते हैं लकड़ी में वो डिज़ाइंस बना रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं। अब इसके लिए कौन सी लकड़ी जो मेनली यूज़ होती है, यहाँ पर यूज़ होती है, फैक्ट्स हैं बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे समझने वाली बात नहीं है कुछ, यहाँ पे फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे जो मेनली जो वुड यूज़ होती है वो होती है वॉलनट यूज़, ठीक है। वॉलनट की लकड़ी जो इसके लिए यूज़ की जाती है, इस पर्पज़ के लिए, जो कार्विंग के लिए, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोफ़ाज़ बनते हैं, चेयर्स, टेबल्स, इन सब पे ये तो सिंपल सी बात है, इन पर ही होगी, ठीक है। और कौन कौन से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, फ्लावर के बनाए जाते हैं, फ्रूट्स के बनाए जाते हैं, चिनार लीव्स को जो है इसके डिज़ाइन इन पे निकाले जाते हैं। अब लद्दाखी कारपेट की बात करते हैं। लद्दाखी कारपेट की जब बात करते हैं तो ये जो कारपेट है ना, पीपल ऑफ लद्दाख आल्सो वीव कारपेट्स बट मेनी फॉर पर्सनल यूज़,
तो ये अपने लिए ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बेचने के लिए बनाते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए बनाते हैं, ये अपने अपने यूज़ के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, अब ये कारपेट को लोकली क्या बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये है खाली खाली धन एंड सुखधन। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड में आपको मिटा दूँ, खाली धन और सुखधन। ठीक है, आगे बात करते हैं बसोली पेंटिंग से। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को, मैं एक्चुअली पहले भी एक क्लास ली थी, वहाँ पे ये सब किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, जब बसोली पेंटिंग्स की आप बात करोगे बेटा, तो ये क्या बोलता है कि बसोली, पहले हमारे को देखना बसोली कहाँ पर है। बसोली जो है बेसिकली ये कठुआ में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब कठुआ से जो हेड क्वार्टर है इसका कठुआ में, उससे 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये जो टाउन बसा हुआ है, ये बसा हुआ है एक लेक के साइड पर, लेक की बैंक पर, जो लेक का नाम है रंजीत सागर लेक। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ये फेमस है अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। मिनिएचर पेंटिंग्स होता है अपनी छोटी छोटी कला, मतलब पेंटिंग्स होती हैं बिल्कुल साइज़ में, मिनिएचर छोटी होती हैं, है ना, उन पेंटिंग्स के लिए फेमस है। अब कहता है कि थीम ऑफ दिस मिनिएचर्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो थीम है इन पेंटिंग्स का, मिनिएचर पेंटिंग्स का, कहाँ से लिया गया है ना, थीम मतलब आइडिया कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है लिटरेचर्स, मतलब कुछ किताबें हैं। कौन कौन सी किताबें, जैसे रसामंजरी, रसामंजरी एक किताब है, गीता गोविंदा एक किताब है, और गगामाला जो है किताब है, गगामाला एक किताब है, गीता गोविंद एक किताब है, और रसामंजरी एक किताब है, जहाँ से, और इसके अलावा और भी कुछ है, बट ये जो मेन है। ठीक है, इन तीनों से जो है इसका जो है आइडिया इसका लिया गया है, इनको पेंटिंग्स का। अब इसमें फीचर्स क्या क्या हैं इसके, इन पेंटिंग से फीचर्स हैं इनके, एक स्लोपिंग फोरहेड, ठीक है, लार्ज एक्सप्रेसिव आइज़, और क्या है, और है यहाँ पर कलर्स जो यूज़ किए जाते हैं, मेनली जो किए जाते हैं, रेड किया जाता है, ब्लू किया जाता है, येलो किया जाता है, और ओकेजनली जो ऑर्नामेंट्स होते थे ना, उनको उनको दिखाने के, ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बीटल्स के विंग्स को यूज़ किया जाता है। बीटल्स जो होते हैं ना, उनके विंग्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब स्लोपिंग फोरहेड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, जैसे ये पेंटिंग आप देख रहे हो, थोड़ा सा ब्लर है, बट आपको दिख जाएगा कि देखो थोड़ी सी स्लोप्स है यहाँ पे ना, और आइज़ बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आइज़ हैं। तो यही आपको बताया कि यहाँ पर कलर्स भी देख लो आप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया कि इन पे जो फीचर्स क्या क्या है इन पेंटिंग्स के। ठीक है, इनको कैसे, क्या क्या चीज़ों से, मतलब किस तरीके से इनको बनाया गया, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं। बसोली टाउन टुडे हैज़ बिकम फेमस फॉर, तो ये काफ़ी, बसोली टाउन जो ओवरऑल जो फेमस है ना अपने पेंटिंग्स के लिए, बहुत फेमस है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए कि इनका आइडिया कहाँ से लिया गया है, इनके फीचर्स क्या क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं आगे चिनाब टेक्सटाइल मिल की। तो ये यहाँ पे जब हम चिनाब टेक्सटाइल मिल की बात करेंगे ना बेटा, तो हमारे को दिमाग में ये रखना है कि जम्मू कश्मीर में खाली जो हम ये बात करें शॉल्स वगैरह और ये सब इनकी नहीं है, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ भी बड़ी हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, और उनमें से ये इंडस्ट्री है चिनाब टेक्सटाइल मिल करके। इसके लिए बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ पहले, फिर देखते हैं। हाँ, तो अब जब इसके बारे में देखेंगे, कहता है कि वाइल द यूटी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इज़ अ रिलेटिव रिसेंट फिनोमिना, है ना। तो कह रहा है कि वैसे तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे ट्रेडिशन बड़ा पुराना है, जैसे शॉल्स बन रहे हैं यहाँ पे, कार्विंग लकड़ियों की होती थी, सब चीज़ें पहले की चल रही हैं, बट मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो एक कंसेप्ट यहाँ पे आया है, वो थोड़ा सा जो है एक अभी का जो करंट जो फिनोमेना है वो है ना, एक मॉडर्न, एक नया आइडिया है, मतलब एक नया आइडिया है मॉडर्न इंडस्ट्री का। वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट दैट वाज सेट अप इन दी 1970 was चिनाब टेक्सटाइल मिल इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट बाई के बिरला ग्रुप। तो के बिरला ग्रुप ने ना 1970s में कठुआ में एक इंडस्ट्री, अपनी एक मिल इन्होंने लगाई थी, जिसका नाम रखा था चिनाब टेक्सटाइल मिल। कहता एक काम किस में करती थी, ये करती थी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न्स में, ठीक है, और मैन मेड फाइबर यार्न्स में, है ना। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये इनका जो मेन काम होता था, ये कॉटन का जो कपड़ा वगैरह सब बनाते थे। ठीक है, तो आज जो है ये इंडस्ट्री है, ये लार्जेस्ट फैक्ट्री ऑफ किसकी बन चुकी है, उसका नाम क्या है, सुतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा जो इंडस्ट्री हो चुकी हुई है आज। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर इतना दिमाग में रखना है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर कोई जो एग्जिस्ट कर रही है वो है चिनाब टेक्सटाइल मिल। ये कठुआ में है। इसको जो इस्टेब्लिश किसने किया था, के बिरला ग्रुप ने किया था, और ये किस में काम करती है, कॉटन यार्न्स में काम करती है।
अब कहते हैं कि जो इसके अलावा जो हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, हैंडलूम्स की बात करते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ के जो यूथ है, स्टेम एंटरप्रेन्योर जो है, वो और भी काफ़ी सारे बिजनेस में जंप कर चुका है, काफ़ी सारे बिजनेस में घुस चुका है। जैसे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में, है ना, इनके प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, और फार्मास्यूटिकल्स में भी और सीमेंट्स में, ये चीज़ों में भी जो हमारा यहाँ का यूथ है इस टाइम इन बिजनेसेस में घुस चुका है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको इसमें समझना कुछ नहीं है, इस पर बस आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही है। अच्छा, आगे देखते हैं, पावर जनरेशन की बात करते हैं हम। पावर जनरेशन की जब बात करते हैं हम, तो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का जो पोटेंशियल है ना, जम्मू कश्मीर का जो पोटेंशियल है वो है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 मेगावाट का पावर जनरेट करने का, है ना। जम्मू कश्मीर में कितना पोटेंशियल है, 20,000 मेगावाट का पावर जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, उसके आगे क्या बोलता है, तो जम्मू एंड कश्मीर पावर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये क्या करता है, इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इस काम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को। तो दो काम कौन कौन से बता दिए हमने। एक तो ये जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो सकती है, जो हमारा पोटेंशियल है कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो उसके साथ डील करता है। दूसरा ये डील करता है हमारे यहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनके साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो कहते हैं कि कॉर्पोरेशन हैज़ 20 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कुछ 20 इनके पास जो हैं इस टाइम ये प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, है ना। 20 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट्स में। आगे क्या कहता है, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ यूटी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम बता रहे हैं। एक तो है बगलीहार, उरी, चेनानी, दुलहस्ती और सलाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। वापस नाम बता रहा हूँ, सुन लो, बगलीहार, उरी, चेनानी, दुलहस्ती, सलाल, और इसके अलावा कुछ और भी हैं, बट ये आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यूटी गवर्नमेंट रिजर्व सम एरिया एज इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने पहले ये जो पॉइंट है ये समझ लो आप। कहता है कि हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कैसे कर रही है। तो कैसे कर रही है, वो यहाँ पर ऐसे कर रही है कि गवर्नमेंट ने कुछ एरिया को रिजर्व कर दिया है। किस पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। और उन एरियाज़ को क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया बोला जाता है ना। वहाँ पर क्या किया जाता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हमारे नए, जो यूथ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस में घुस रहे हैं, उनको लैंड दी जाती है लीज़ पर। ठीक है, या उनको लैंड बेची जाती है, और जो बेची जाती है वो रेट्स उनके कम करके, ठीक है, कंसेशन करके, जो उनको रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है लैंड। ठीक है, सस्ता करके जो रेंट देती है, सो डैट वो लैंड खरीद पाए और वहाँ पे अपना यूनिट्स को जो है सेटअप कर पाए और बिजनेस वहाँ से चला पाए। अब कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, हम वो देखते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर डिवीज़न की, तो यहाँ पर जो है वो है बागी अली मर्दान खान। कहाँ पर है, बारामूला अनंतनाग में। ठीक है, और जम्मू में डिवीज़न में जब हम बात करते हैं तो बड़ी ब्राह्मणा सांबा कठुआ में। ठीक है, यहाँ पर है। फिर लेह में भी है, यूटी और लेह में भी है, उसका नाम भी खुर बतंग है, कुछ खुर बतंग करके। तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट कौन से हो गए, ये दोनों हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जब आता है एक, आपको ये टेबल आता है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, ये बताया है इन्होंने कि यहाँ पे कौन कौन सा काम हो रहा है। अच्छा, आगे जब हम बात करते हैं तो कहता था इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। अच्छा, इसको छोड़ो आप। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। बेटा ये तो टर्शरी सेक्टर है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर में के बारे में कि जम्मू कश्मीर में प्राइमरी सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर हमने देखा था सेकेंडरी सेक्टर के बारे में कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अब जो बचा है वो बचा है टर्शरी सेक्टर, जिसमें हम बात करेंगे सर्विसेज के बारे में ना, जम्मू कश्मीर में कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमने ये देखा था कि ये वाला जो सेक्टर था सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है, अगर शेयर के हिसाब से देखो, है ना, इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर की जीडीपी में। तो वो कैसे है, क्या है, वो सब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। बेटा अब हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है, यानी कि थर्ड सेक्टर जिसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, इसका काम क्या होता है। इसका मेनली काम क्या होता है कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, किसको,
सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को, है ना। क्या करता है ये, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर्स को। कैसे करता है, देखते हैं हम कैसे करता है। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आप बात करो कि सर्विसेज की, जब भी आप बात करोगे टर्शियरी सेक्टर की, तो आपको हमेशा माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि ये जो सर्विसेज होती हैं ये कभी भी टचेबल नहीं होती है ना, इनको आप टच नहीं कर सकते हो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल्स बोलते हैं, इंटेंजिबल सर्विसेज बोलते हैं ना। समझ आई मेरी बात, इनको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल सर्विसेज बोलते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो बेटा, गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ, है ना। गुड्स और सर्विसेज की, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ, गुड्स की और सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर। अब जब हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो गुड्स तो हमारे को पता है कि क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सामान, है ना। सामान, आप कुछ भी सामान ला रहे हो, अपने घर के लिए सामान ला रहे हो, फर्नीचर है, घर का सामान है, ABCD, जो भी आप, जिसको भी आप अपने घर पर लाते हो उठाकर, वो क्या होता है, सामान, है ना। तो वो सामान जो होता है वो क्या होता है, वो टेंजिबल होता है, मतलब उसको आप टच कर सकते हो ना। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सको, तो ये टचेबल है, जो सामान आप ला रहे हो वो टचेबल है। पर सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं। कैसे कैसे, अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल से जा रहे हो घर पर, है ना, और कैसे क्या यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हो। तो जब वो ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को, वो प्रोवाइड कर रही है आपका इंस्टीट्यूट, आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब आपका इंस्टीट्यूट जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप जिसमें क्या करते हो, स्कूल से इंस्टीट्यूट जाते हो और इंस्टीट्यूट से वापस स्कूल आते हो, तो वो क्या होगा, वो कभी भी टचेबल नहीं होगा, आप उस सर्विस को टच नहीं कर सकते हो, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, आप जा रहे हो डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए, डॉक्टर ने आपको चेक किया। अब डॉक्टर ने आपको चेक किया, उसने कोई आपको सामान थोड़ी ना दिया, आपको सर्विस दी है, चेक करके सर्विस दी है, तो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, वो होगी सर्विस। और जैसे मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कोई सामान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये होती है सर्विस। अब सर्विस को कभी टच नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि ये टचेबल नहीं होती है ना, ये टचेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सर्विस क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे जब हम चलते हैं तो कहता है कि आप जब बात करते हो जम्मू कश्मीर की, जो ये टर्शियरी सेक्टर है ना, ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हमने जब पढ़ा था अपना, इसके पहले वाला एक टॉपिक पढ़ा था, जब हमने तब देखा था कि जब हम GDP की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ना, GDP की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका शेयर होता है इसमें, सबसे ज़्यादा शेयर होता है टर्शियरी सेक्टर का, है ना। टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर होता है। तो वो कैसे, मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा तो है नहीं ना कि आज से 50 साल पहले भी जो ये सेक्टर था वो इतना शेयर जो अपना कर रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था अपने GDP में, जम्मू कश्मीर की ना, जम्मू कश्मीर की GDP में इस आज से 50 साल पहले जब आप बात करोगे तो वो इतना शेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। वो कैसे इतना शेयर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट हुआ है, विद अ पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ होती रही हमारी, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रही, हम लोगों को सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती रही, और इसकी जो था कंट्रीब्यूशन वो इंक्रीज़ होता रहा, है ना, वो इंक्रीज़ होता रहा। और अब क्या कह रहा है ये कि जैसे जैसे डेवलपमेंट जो है और बढ़ रही है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी जो नीड है वो और बढ़ती रहेगी, इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती रहेगी। ठीक है बेटा। अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चाहिए, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चाहते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कैसी कैसी सर्विसेज हो रही हैं अभी। जैसे आप क्रेडिट लेते हो ना, लोन वगैरह लेते हो, आप लोन वगैरह जब आप लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप सर्विस ले रहे हो। कहाँ से, बैंक से सर्विस ले रहे हो, फाइनेंस की आप फाइनेंशियल सर्विस ले रहे हो, है ना। बैंक आपको क्या कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, लोग मैक्सिमम जो होता है वो लोग क्यों लेते हैं। देखो यहाँ पे आप अपनी बात मत करना, आप तो ले रहे हो, उसका भी एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी उसके साथ रिलेट नहीं हो सकता कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। आप घर बना रहे हो, घर बनाओगे तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, कहीं से कुछ सामान खरीदोगे, तो वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है इकोनॉमी में। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बल्क में, है ना, एक बड़े एक्सटेंट पे बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो जो बड़े बिजनेस जो होते हैं वो लोन्स लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को और इंक्रीज करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बढ़ेंगी। यहाँ पे आपको बताएं कि कैसे कैसे जो है सर्विस सेक्टर कौन कौन से हैं टर्शियरी सेक्टर में। एक इन्होंने बोला है बैंकिंग है, एक इन्होंने बोला इंश्योरेंस है, वेयर हाउस की बात की है, टेलीग्राफ की बात की है, हॉस्पिटल की बात की है, टूरिज्म की बात की है। तो ये सब जो हैं ये आपके सर्विसेज में आएंगे, ये आपके टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है बेटा।
अच्छा, आगे बात करते हैं अब सर्विस सेक्टर में जो है और बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं। तो पहला कंट्रीब्यूटर क्या है, टूरिज्म। जम्मू कश्मीर की जब आप बात करोगे तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी पोटेंशियल होता है किसका, टूरिज्म का। काफ़ी क्या है, कैपेबिलिटी किसकी है, टूरिज्म की है। रीज़न बीइंग, एक तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत है ना, नेचुरल ब्यूटी बहुत है यहाँ पर। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पिलग्रिमेज है, टूरिज्म मतलब पिलग्रिमेज टूरिज्म है, मतलब जो ये यात्रा होती है, धार्मिक जो आपका टूरिज्म है ना, जो हॉली प्लेसेस में जाता है, इस टाइप का टूरिज्म यहाँ पे बहुत है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ मेरे थोड़ा सा हो गया, इसको साफ करने दो जो हमने अभी लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं हम क्या क्या है यहाँ पर, देखो और यहाँ पे क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड फेमस कुछ रिजॉर्ट्स हैं कहाँ, कश्मीर में। कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डल लेक इन्होंने बोला, ठीक है, और क्या बोला है, मुगल के गार्डन बोला है इन्होंने, और वेरीनाग बोला है, और पहलगाम बोला है, गुलमर्ग बोला है ना। यहाँ सब में क्या है, ये आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके टूरिज़्म जो होता है जनरेट होता है इन जगहों से। और आपका पत्नी टॉप पे स्काई व्यू एक करके अभी स्टार्ट हुआ है ना, या इसकी वजह से काफ़ी टूरिज़्म होता है। बाहू प्लाजा में भी आपका रोपवे बन गया है, वहाँ से होता है। ठीक है, बाहू प्लाजा नहीं, सॉरी, बाहू फोर्ट जो है उसके आसपास है ना, बाहू जो आपका ये जो पार्क उस साइड है, बाहू फोर्ट के साथ पार्क है वहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं और क्या क्या जम्मू में, ये जम्मू की बात की है इन्होंने। उसके अलावा क्या है, सोनमर्ग है ना, यहाँ पे है टूरिज़्म। अब गंडोला राइड्स होती हैं गुलमर्ग में, यहाँ पे है। अभी पिछले दिनों में न्यूज़ भी आई थी कि गंडोला पे कुछ लोग फंस गए थे, तो ये भी है गुलमर्ग में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग मतलब लोगों को जो होता है कि मतलब क्रेज़ होता है कि हम भी जाएं वहाँ पर, और इसकी वजह से टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी बताई है, जैसे इन्होंने अहरबल बताई है, दूध पत्री बताई है। तो ये सब चीज़ें आपने खुद देखनी है। वाटरफॉल है कहाँ पे, अहरबल में। तो ये सब कुछ ऐसे अट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं वो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि अब टूरिज़्म से क्या होता है, टूरिज़्म से काफ़ी लोगों को क्या होता है, उनका रोज़ी रोटी चलती है ना। जो जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जिनके होटल्स हैं, जिनका खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके मैगी पॉइंट्स हैं, ये सब का क्या होता है, टूरिज़्म से इनको बूम मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे करती है, इस पर चार्जेस लेती है, वो कैसे एंट्री फीस लेती है ना। एंट्री फीस से जो काफ़ी उनके जो होती है रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कश्मीर में कुछ क्या है, श्राइन्स हैं, जैसे हज़रत बल है, हज़रत बल श्राइन है। और क्या है, वहाँ पर हमारे अमरनाथ यात्रा होती है, अमरनाथ केव है वहाँ पर, वहाँ से काफ़ी जो होता है यात्रु लोग जो होते हैं जाते हैं। ठीक है, अब कश्मीर की जब हमने बात कर ली, अब बात करते हैं जम्मू की। तो जम्मू में क्या है, जम्मू में मेनली क्या है, यहाँ पे मेनली जो है पिलग्रिमेज का टूरिज़्म है ना, यात्रा वाला टूरिज़्म है। कैसे, कहाँ कहाँ, माता वैष्णो देवी का टूरिज़्म है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। और इसको मैनेज कौन करता है, पहले है कहाँ पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है ना। और यहाँ पर कितना इन्होंने पॉपुलेशन बताई है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियंस जो लोग होते हैं वो एक साल में, सिंगल ईयर में जाते हैं वहाँ पर, मतलब 1 करोड़ लोग अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, कहाँ, कटरा में। कटरा के अलावा और कहाँ पे, शिव खोड़ी है रियासी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी। फिर शैदरा शरीफ है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। बुढ़ा अमरनाथ है पुंछ में है। सुध महादेव है उधमपुर में है। कैलाश यात्रा कहाँ होती है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में होता है। मचेल यात्रा होती है किश्तवाड़ में होती है। ये सब आपको बताइए, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है बेटा, इनको समझने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर फिर कुछ नेचुरल ब्यूटी भी है जम्मू में, जहाँ जो मतलब कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं विजिट करने के लिए। जैसे भदरवा हो गया है ना डोडा डिस्ट्रिक्ट में, बनी हो गया कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, पत्नी टॉप हो गया, और क्या है, और सनासर है, और कहाँ पर है, मानसर और सूरीसर में है, जम्मू डिवीज़न में ही। तो इन जगहों पर लोग क्या करते हैं, जो लोग वैसे भी जाते हैं, मतलब नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाते हैं। ठीक है जी, और कहाँ पर पहुँच गए हम, हाँ ठीक है। अब लद्दाख की बात करें, लद्दाख में क्या है, लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में भी काफ़ी जो है लोग किस पर्पज़ के लिए जाते हैं, यहाँ से, हाँ सॉरी नीचे था, लोग किस पर्पज़ के लिए जाते हैं लद्दाख में, करगिल लद्दाख वगैरह इस एरिया में, नेचुरल ब्यूटी के लिए तो जाते ही जाते हैं। इसके अलावा जो है रिलीजियस प्लेसेस भी हैं वहाँ पर, कुछ काफ़ी वहाँ पर जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी में कैसे आगे, पेंगोंग लेक होगी, काफ़ी फेमस लेक है जहाँ पर लोग जाते हैं ना। उसके और कहाँ पे जाते हैं, और जाते हैं टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो ये एक तो होगी। फिर आर्कियोलॉजिकल एंड मोनूमेंटल क्या डेस्टिनेशन है। मोनूमेंटल क्या होता है, जो जैसे बुद्ध स्तंभ होते हैं, स्तूपाज होते हैं, जो बुद्धिस्ट के ये सब होते हैं ना, तो ऐसी काफ़ी जो प्लेसेस हैं लद्दाख में जहाँ पे लोग जो विजिट करते रहते हैं टूरिज्म के लिए, है ना।
स्कल्पचर ऑफ किसका, द्रास में स्कल्पचर है, द्रास में कुछ स्कल्पचर्स हैं। फिर मोनेस्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर काफ़ी। एक हेमिस मोनेस्ट्री है, काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है लद्दाख में। ठीक है जी, यहाँ पर काफ़ी टूरिज़्म जाते हैं, टूरिज़्म होता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब कह रहा है कि टूरिज़्म से क्या होता है, टूरिज़्म से काफ़ी जो होता है रेवेन्यू जनरेट होता है, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको और बूम देना चाहिए। कैसे, लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल हेल्प देके, है ना। इन सब से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट को खुद बेनिफिट होगा। जब लोगों को मतलब इनकम अच्छी जनरेट होगी तो लोग ज़्यादा क्या करेंगे, टैक्स देंगे, और जब टैक्स ज़्यादा देंगे तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे गवर्नमेंट को टूरिज़्म को और बूम करना चाहिए। अच्छा, आगे बात करते हैं टूरिज़्म। फिर जब बात करें हैं कि टूरिज्म इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टूरिज्म से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इन द यूटी एज वेल एज इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। जैसा मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ लिखी है, ठीक है। बट टूरिज्म इज़ नॉट ओनली सर्विस सेक्टर एक्टिविटी दैट एग्जिस्टेड इन दी यूटी। मतलब आप ये मत सोच लेना कि सर्विस सेक्टर में सिर्फ टूरिज्म ही टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, है ना, क्रेडिट वगैरह देता है, लोन वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। और जब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है क्या, जम्मू कश्मीर बैंक, जो कब बना था 1938 में। और इसका एम क्या था, एम था इसका इकोनॉमिक क्या, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ इन दी यूटी। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ इन द यूटी। ठीक है, तो इसके बाद जब आगे बात करते हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर का होगा, जो ये आपके बिजनेसेस को मतलब हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्प देके, लोन्स वगैरह देके बिजनेस और बूम करें। और इसके अलावा और भी कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का सेक्टर है, और होलसेल का सेक्टर है, और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है। ये तो समझ गए ना, होलसेल का, जैसे होलसेल का बड़ी बड़ी आपने आप देख लिया होंगे, जैसे आपका बेस्ट प्राइस वगैरह है ना, आपका बिग बाजार्स होते हैं, ये सब क्या है, आपको होलसेल सर्विसेज टाइप की आपको देते हैं, रिटेल सर्विसेज आपको देते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब नया एक बिजनेस, काफ़ी सर्विसेज मतलब सर्विस के तौर पे बिजनेस स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे क्या होता है कोल्ड स्टोरेज प्लांट में, मतलब जो पेरिशेबल चीज़ें होती है ना, जैसे आपका मैं एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि पहले पहले जब ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी, और थोड़ा सा भी फ्लड आता था, या थोड़ी सी भी बर्फ़ वगैरह हो गई, या कुछ दिक्कत ऐसी हो गई, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रुक जाया करती थी। तो कश्मीर से जो फ्रूट, हम फ्रूटली अभी एग्जांपल दे के बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्रूट जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था बाहर, वो क्या हो जाता था, रुक जाता था, स्टॉप हो जाता था। और वो जब रुक जाता था और महीना महीना रुकना पड़ता था, या फिर 10-15 दिन रुकना पड़ता था, तो उससे काफ़ी जो होता था, जो फ्रूट जल जाता था, है ना, जल जाया करता था, ख़राब हो जाया करता था। तो अब उससे बचने के लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए, जहाँ जिनको बोला गया कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे वो एज ए रेफ्रिजरेटर काम करते थे, है ना, वो उन पेरिशेबल चीज़ों को बचाने का काम करते थे। तो अब ये काफ़ी बिजनेस स्टार्ट हो गया है, और ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे अब कोल्ड स्टोरेज की सर्विस भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्रियल स्टेट्स में। ठीक है, ये पेरिशेबल आइटम्स में लिखा है इन्होंने। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब कहता है कि यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया कि आपके जितने भी सर्विस सेक्टर के थे, यहाँ पे आपको 3-4 जो अपने वर्थ मेंशनिंग है। एक तो आपका हो गया टूरिज़्म का, ठीक है, एक हो गया टूरिज़्म का, दूसरा हो गया आपका बैंकिंग का, एक हो गया आपका होलसेल वाला, और फिर एक आप मेंशन कर सकते हो कोल्ड स्टोरेज वाला। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वाला। ठीक है बेटा, तो अब ये आपको 3-4 जो हैं, आपको अगर आ गया सर्विस सेक्टर का, तो आपने ये मेंशन कर सकते हो, कर सकते हो, आपको करने ही चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं कि हर्डल्स क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो हर्डल्स क्या क्या है बेटा, कहते हैं कि अर्स्टवाइल स्टेट जो है जम्मू कश्मीर की, अर्स्टवाइल स्टेट समझ गए ना, मैं पहले आपको शायद बताया था, अर्स्टवाइल स्टेट्स होती है जो हमारी जो पहले स्टेट थी, यूटी बनने से पहले हमारी जो स्टेट थी, उसकी बात हो रही है कि अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में क्या था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानी जाती थी। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो थी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानी जाती थी, है ना। क्या दिक्कत थी, दिक्कत की बात करते हैं कि उस टाइम दिक्कत ये थी कि पुअर रोड कनेक्टिविटी थी, कि कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी, है ना, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। आप चिनाब वैली की बात कर लो, चिनाब वैली मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि अपना किश्तवाड़ वगैरह वाला एरिया हो गया, तो ये चिनाब वैली की बात कर लो, आप कश्मीर की बात कर लो, आप लद्दाख यूटी की बात कर लो, बहुत ख़राब हालत थी, मतलब कम्युनिकेशन जो था इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है ना, आप पहाड़ी एरियाज़ की बात कर लो,
है ना, रजौरी, पुंछ, ये सब एरियाज़ जो हो गए, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं अच्छी होती थी। तो अब क्या हुआ कि इन जब कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में क्या होता था, रोड्स ब्लॉक हो जाती थी, बंद हो जाती थी, तो इनसे दिक्कत होती थी। बट अब क्या है, अब चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई हैं। जैसे अब रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं कश्मीर तक, है ना, तो अब लोग क्या है, रेलवे से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं अब, है ना, ये चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं। पर पहले ये दिक्कतें थी और अभी भी दिक्कतें हैं, इनको हमको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग जो है वो प्रायोरिटी किसको देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स को, है ना, उनके लिए दूसरी और चीज़ कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उनको प्रायोरिटी देनी है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को। तो हमारे को माइंडसेट यहाँ का चेंज करना पड़ेगा और माइंडसेट चेंज करके क्या बताना पड़ेगा लोगों को कि इसके अलावा भी और सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जब प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हो, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। खाली ये नहीं है कि आपको खाली जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठ जाना है और फिर उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ का माइंडसेट है ऐसा, है ना, बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये यहाँ की सोसाइटी ही ऐसी हो गई है। इसको बहुत इतने टाइम से ऐसे हो गया कि अब लोगों के माइंड सेट ही ऐसा बन गया हुआ है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो हम लोगों को पता ही है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम कितनी रहती है जम्मू कश्मीर में। अब कितने अटैक्स होते रहते हैं यहाँ पर, है ना। उस वजह से क्या होता है, टूरिज्म डाउन जाता है। पहले पहले कश्मीर में क्या होता था, कश्मीर में पहले पहले जब पत्थरबाजी वगैरह होती थी, कर्फ्यूज वगैरह लग जाते थे, तो वहाँ पे स्कूल्स बंद हो जाते थे, कॉलेजेस बंद हो जाते थे, एजुकेशन प्रॉपरली जो होती थी बिल्कुल ठप हो जाती थी, बिजनेस ठप हो जाते थे, सब कुछ बंद हो जाता था। तो क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी की। तो ये चीज़ें जब इम्प्रूव हुई हैं, ये चीज़ें अब इम्प्रूव हुई हैं, मतलब अब इम्प्रूव हो रही हैं, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इनको हमको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, इनको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी भी छोटे छोटे जो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे अभी पहलगाम का हुआ था, तो इन इंसिडेंट्स को हमारे को इस तरह से लाना पड़ेगा कि इंसिडेंट्स होना ही बंद हो जाए और लोग बिल्कुल सेफ फील करें। जब एक सेफ वाला इन्वायरमेंट यहाँ जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कब कुछ हो जाए, उनको कुछ आइडिया नहीं है। और कोई भी जब इन्वायरमेंट होगा तो कोई भी अपना पैसा लगाना वहाँ पसंद नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ से जब हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, है ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और क्या होगा, और होगा इनकम, क्या होगी, लोगों की इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मैं शॉर्ट लिखता हूँ क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा भी लिख सकता हूँ। इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने देख लिया प्रॉब्लम्स क्या थी, यहाँ पे हमने देख लिया कौन कौन से सेक्टर्स कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस तरह से आपका जो चैप्टर है बेटा ये ख़त्म होता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़िए बढ़िए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।